बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ ईशा अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम के आगाज़ में टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम का भी शोर उठ रहा है। कोशिशें शुरू कर दी गई हैं कि अब 27वीं तरमीम लाई जाए और ये भी कहा जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की स्याही अभी तक सूखी नहीं है कि 27वीं की बातें होने लगी हैं। उस पर इत्तेफाक भी हो गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। लेकिन क्या मौलाना इस बार मानेंगे, क्योंकि वो तो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इस पर तफसीलन बात करेंगे। फिर बात होगी उस मसले की जिसका आप भी शिकार हैं इंशाल्लाह, वो है स्मॉग का मसला। हर शहरी लाहौर का इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मुसलसल लाहौर पहले नंबर पर आ रहा है। पूरी दुनिया में सांस लेने में मसाइल का सामना है। जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने अब अलर्ट भी इस पर जारी कर दिया। और इसके अलावा आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। किस किस को नवाजा गया है और किसको साइडलाइन किया गया है, ये भी आपको बताएंगे एक साथ। फिर बात होगी पाकिस्तानी तंसाज की, जिसने मिस्टर यूनिवर्स के टाइटल को अपने नाम किया है। कितनी मेहनत हुई, कितने कंपेटिटर्स को पिछाड़ा है हमारे पाकिस्तानी ने, हमारे हीरो ने, और मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया है। बॉडी बिल्डर हमारे साथ होंगे अब्दुल मजीद, उनसे आपकी खुसूसी मुलाकात आज करवाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि कैमला हैरिस के मुकाबले में ट्रंप का पलड़ा खासा भारी है। नए सर्वे में ट्रंप की मकबूलियत में भी इजाफा देखने में आया है। जी हाँ, स्विंग स्टेट्स का किरदार बहुत अहम होगा और जो अर्ली वोटिंग है, जो पोल्स सामने आ रहे हैं, उसमें पलड़ा अब दिखाई दे रहा है कि झुकाव की तरफ है डोनाल्ड ट्रंप का। तो टफ टाइम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कैमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन आगाज़ में जिस तरह से हमने बात की है, सबसे पहले जिक्र हो जाए बिल्कुल खेल का। जी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने 25 क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान कर दिया है, जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है और कप्तान बना दिया गया है मोहम्मद रिजवान को। बिल्कुल मुबारक भी हो, और काफ़ी देर से इंतजार हो रहा था। लेकिन ये शिकवा अभी भी है कि इतनी देर क्यों, मतलब अगर आपने करना ही था, आपने पहले खिलाड़ियों को भी समझने का मौका मिले, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो। तो साबिक कप्तान शाहीन अफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़ली हो चुकी है। इसी तरह से कौमी टीम के दीगर खिलाड़ियों को कौन कौन सी कैटेगरीज मिली हैं, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाहीन अफरीदी की नाकिस कारकर्दगी उन्हें ले डूबी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर की ए से बी कैटेगरी कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024-25 के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक ए कैटेगरी में 2 कौमी क्रिकेटर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रखा गया है। फास्ट बॉलर नसीम शाह को बी कैटेगरी दी गई है। पीसीबी ने शान मसूद की बी कैटेगरी उनकी कप्तानी, जबकि नुमान अली की सी कैटेगरी में शमूलियत फिटनेस से मशरूत कर रखी है। कौमी टीम के खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, साइम अयूब, अबरार अहमद और साजिद खान सी कैटेगरी का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, सऊद शकील और हारिस रऊफ भी सी कैटेगरी में शामिल हैं। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा और मीर हमजा को डी कैटेगरी में रखा गया है। खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान नियाजी, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम डी कैटेगरी का हिस्सा हैं। चौधरी अशरफ, एक न्यूज़, लाहौर। तो खिलाड़ियों का मुराल तो नाज़रीन बुलंद है, क्योंकि अभी अभी मैच जीता है, टेस्ट सीरीज़ जीती है और बड़े ही धांसू अंदाज में जीती है। शाहीन बुलंदियों को छू रहे हैं। और जो तब्दीलियाँ की गई थी, ख़ासतौर पे स्पिनर्स को ऐड किया, नए खिलाड़ियों को ऐड किया गया था, जिसमें सर फहरिस्त हैं साजिद खान और नुमान अली। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि 39 खिलाड़ियों को 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ इन 2 स्पिनर्स ने अपने जादू के साथ, अपनी घूमती हुई बॉलों के साथ शिकार बनाया है। यहाँ पर एक पैकेज तैयार किया गया है शाहीनों के ऊपर, वो पहले देखते हैं। शाहीनों के हौसले तो बहुत बुलंद हैं। हम इसी पर बात करने के लिए हमाद सदीकी साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू शो। हमाद सदीकी साहब, जो तब्दीलियाँ हुई काफ़ी सूदमंद साबित हुई। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी बड़ी तब्दीलियाँ देखने को मिल रही हैं, क्या कहेंगे इन तब्दीलियों के हवाले से? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि कम से कम राइट डायरेक्शन में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो लेके जा रहा है पाकिस्तान टीम को। और हम हमेशा से यही कहते हैं कि जो परफॉर्म कर रहे हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट होनी है, पाकिस्तान टीम में जगह मिलनी चाहिए। और फिर एक और क्रिटिसिज्म ये था कि यार ये परफॉर्म ना करें या करें, इनको जो इतनी हैवी अमाउंट पे की जाती है, तो वहाँ कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो अब आपको ये चेक एंड बैलेंस नजर आ गया कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा
तनज़्ज़ुली जिसको हम कहते हैं कि उसको ए से बी में कर दिया, बी से सी में कर दिया। तो सबके लिए एक लाइन ड्रा कर दी कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको ये ए कैटेगरी मिलेगी, नहीं करेंगे तो आपको डिमोट हो जाएंगे, आप नीचे चले जाएंगे। और फिर जैसा आपने कहा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने भी यही कहा कि रिजवान को पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन पीछे के गलत फैसले चले हो गए जो हो गए। अब अच्छे फैसले ये हो रहे हैं कि एक तो आकिब जावेद बड़े सेंसिबल, लाहौर कलंदर के हमें पता है कि प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये देख रहे थे और उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई भी है और उनका क्या 100% पाकिस्तान, एक आदमी इतनी श्योरिटी के साथ कह रहा है कि 100% पाकिस्तान जीतेगा और वो क्या कह रहा है कि यार जो जो फॉर्मूला है, जो सब पाकिस्तान का एटलीस्ट फॉर्मूला तो उनके कहने के मुताबिक सही साबित हो गया ना कि आपने स्पिन पिचेस स्क्वायर जो है उसको रफ रखना है तो आपको रिवर्स स्विंग भी होगा जो खासा है पाकिस्तान क्रिकेट का, और साथ साथ स्पिनर तो आपके नजर ही आ गए, नासिर हुसैन के आगे कि इंग्लैंड ने बैटिंग करनी नहीं सीखी स्पिनर्स के अगेंस्ट और उनके बॉलर्स के पास भी नहीं है जो पाकिस्तान स्पिनर्स कर रहे थे। तो क्यों इन स्पिनर्स को हमने इग्नोर किया? 2021 से लेकर ये 2024 का एंड है तकरीबन, इस बीच में जो हम सीरीज हारे, इंग्लैंड से 3-0 हारे, फिर न्यूजीलैंड से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हैं, हारते जा रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने फैसले किए थे वो पहले तो उनको आंसरेबल होना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप गलत फैसले कर बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमाद भाई, अभी ये जो तब्दीलियां हुई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, फ़खर जमान, इमामुल हक, सरफराज अहमद और इफ्तिखार अहमद, इन सारों को महरूम रखा गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, जो परफॉर्म नहीं करेगा, आपकी बात भी ठीक है कि उसे शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन नुमान अली ने तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मतलब ये नुमान अली और साजिद खान ने 40 में से 39 खिलाड़ियों को फिर भी उनकी फिटनेस पे मशरूत किया गया उनकी शमूलियत को। आपको लगता है कि दुरुस्त फैसला ये भी? देखिए, आप ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की बात कर रहे हैं या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? ये जो टीम का हिस्सा रखा गया ना नुमान अली को, आपके ख्याल में ये अच्छा फैसला है कि उनकी फिटनेस से मशरूत कर दिया गया है? बिल्कुल, फिटनेस देखनी पड़ेगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टफ है, ग्राउंड्स बड़े हैं। आपको ये पाकिस्तान के 60 मीटर या 70 मीटर के ग्राउंड नहीं है, वहाँ 90 मीटर से भी बड़े हैं। तो आपकी फिजिकल फिटनेस तो मैटर करती है। आपने बॉल को चेज करना है, आपने बाउंड्री से थ्रो भी करनी है और आपको रनिंग बिटवीन द, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है। हम 2 फॉर्मेट में खेलने जा रहे हैं, वनडे एंड T20। वनडे में बायलैटरल हेड टू हेड देखा जाए तो 108 मैचेस हमने ऑस्ट्रेलिया से खेले एंड ऑस्ट्रेलिया 170 and 34। इसी तरह T20 की बात करें तो 25 मैचेस वी हैव प्लेड अगेंस्ट ईच अदर एंड पाकिस्तान हैव अपर हैंड में कहूंगा। पाकिस्तान ने 12 जीते, ऑस्ट्रेलिया ने 11। क्लोज कह सकते हैं T20 फॉर्मेट जो है ना, ये पाकिस्तान की टीम को जिनकी बैटिंग कितनी अच्छी नहीं होती वो उनको सूट करता है कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। अफगानिस्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भी एक कैटेगरी में बरकरार रखा गया है, गो कि उनकी भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही है काफ़ी अरसे से। और फिर अगर हम देखें तो बाबर आजम ने गुज़श्ता काफ़ी अरसे से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, फिर भी इसके बावजूद जो उन्हें रखा गया। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्हें बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली दे दी गई है, उसकी क्या वजह समझते हैं? परफॉर्मेंस तो दोनों की नहीं रही ना। हम मिक्स कर रहे हैं। बाबर आजम की टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वनडे में ही स्टिल नंबर 1 बैट्समैन इन द वर्ल्ड। और ठीक है, अगर परफॉर्मेंस ना होती तो बाबर की भी आपको डिमोशन नजर आती है और बाबर टीम में भी ना होते तो कुछ थोड़ा बहुत बाबर को भी दी गई है। एक तो कैप्टेंसी से उन्होंने रिजाइन किया, टेस्ट मैच से टीम से वो बाहर किए गए। तो रीग्रुप करें अपने आप को, अपनी फॉर्म को, थोड़ा मेंटली रिलैक्स हो, प्योरली एज ए बैट्समैन खेलें। एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है आपके पास कैप्टन का, परफॉर्म करना एज ए बैट्समैन को भी लीड करना। तो मेरे ख्याल से बाबर को थोड़ी स्पेस दी गई है जो कि वो डिजर्व करते हैं। देखिए, इतना बड़ा नाम है बाबर का और बाबर डिजर्व करता है पाकिस्तान के लिए, इतने सर्व किया उसने। तो मेरा ख्याल है कि एक आध बाबर और खेलेंगे और बाबर ही के अराउंड आपको ये पूरी बैटिंग जो है वो जेलिन होती हुई नजर की। लेकिन एक अच्छा साइन ये है कि हमने यंगस्टर्स को जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया उनकी एक्नॉलेजमेंट की गई, उनकी परफॉर्मेंसेस की, और उन्हें मौका दिया। हमेशा ये कहा जाता है क्रिकेट को जो परफॉर्म करते हैं उनको मौका नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ अभी भी मैं कहूंगा कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस इवन इन वनडे भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मेरे ख्याल से और ऑप्शन थे हमारे पास जिनको हम अगर देखा जाता तो पाकिस्तान के लिए नहीं। हम लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान गया, बेशक वो टेस्ट सीरीज थी, लेकिन उन कंडीशन आपको देखनी पड़ती है कि एक तो बाउंसी पिच है और बॉल थोड़ा वहां पे सीम और स्विंग भी होगा। तो वहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है अगर हम फास्ट बॉलिंग के बाद? यस, नसीम शाह इज वेरी गुड व्हेन इट्स कम टू फास्ट बॉलिंग एंड सीम स्विंग, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ऑफ लेट मैं कहूंगा कि स्ट्रगल कर रहे हैं। ना ही उनकी पेस है, ना ही उनकी बॉल में वो मूवमेंट नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया एक चीज, ऑस्ट्रेलिया ने अपने तमाम मेन प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया इसलिए, तो इंपॉर्टेंस उनके लिए पाकिस्तान को इतनी नहीं है। या
उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि वो कहते हैं हम टेक ऑन करेंगे अपने अपने रिजर्व प्ले से बिल्कुल ठीक और है। हम जीत के दिखाएंगे। अच्छा तो हमाद भाई, पाकिस्तान के लिए अभी आपको लगता है कि रिजवान, यकीनी तौर पे काफ़ी अरसे से बात हो रही थी कि रिजवान को कप्तानी मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि ये जो जीत का तसलसल है टेस्ट के बाद वाइट बॉल में भी देखा जाएगा, लेकिन एतराज़ ये हो रहा है कि इतनी देर क्यों कर दी अनाउंसमेंट करने में? वेरी ट्रू, बहुत पहले हो जाना चाहिए। कल जाएगी, आज हम ऐलान कर रहे हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस फेज के नहीं था कि यार कौन कैप्टन होगा, हमने किसकी तरफ देखना है। और एक और आपको वरिंग साइन ये बताऊं कि कोच हैं व्हाइट बॉल के, उनके भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इख्तलाफात चल रहे हैं और उन्होंने कुछ अपने मर्जी के फॉरेन सपोर्ट स्टाफ मांगा, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिनाई कर दिया और उसके बाद से उन्होंने धमकी दी कि वो नहीं जाएंगे पाकिस्तान टीम के साथ। कोई बात नहीं, ना जाए। मेरे ख्याल से कोई अजहर महमूद जो काम कर रहे हैं या बाकी जो प्लेयर्स को अपने अपने रोल पता है, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हम अभी हो टेस्ट सीरीज खेलकर, तो कभी ये भी मैसेज जाए फॉरेन कोचेस को कि वो ब्लैकमेल नहीं कर सकते, रिजल्ट ओरिएंटेड होना। ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर हमाद भाई, एक नसीम शाह के हवाले से, फखर जमान के हवाले से मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू भी सामने आई है, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आपसे उसके ऊपर तबसरा भी चाहेंगे। जी हमाद भाई, क्या कहेंगे? काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं बोर्ड हुकाम, खासतौर पे चेयरमैन पीसीबी उन मामलात को लेके जो कि फखर जमान की तरफ से हुए। देखिए, चेयरमैन पीसीबी ने वो जो डिसिप्लिन हम कहते हैं ना कि वो होना चाहिए, बिल्कुल सही बात की है कि अगर आपको मना किया गया, किसी चीज से रोका गया है, तो आपको फिर जाहिर है अब सोचना चाहिए। मैं कहूंगा कि ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि वो चाह क्या रहे हैं, कि रिफ्ट ना हो प्लेयर में आपस में, ग्रुपिंग ना हो, लॉबिंग ना हो। और फिर दूसरी उन्होंने फिटनेस की बात की, मैं फिटनेस के साथ साथ उनकी फॉर्म को भी साथ अटैच करूंगा कि फखर जमान फॉर्म तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर वो फिट भी हो जाए और फॉर्म ना हो तो हम उनको क्या करेंगे ले जाके। और बहुत सारे इमर्जिंग एशिया में मोहम्मद हारिस को कैप्टन बनाया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। चलो उनका भी हमने देखा नहीं हुआ और उनके कॉन्ट्रैक्ट भी नजर आ रहे हैं, तो एक सही मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैसले कर रही है और जो परफॉर्म कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया हमाद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। और ये बात दुरुस्त है कि आपको एक फॉर्म में रहना ज़रूरी है। दूसरा जो डिसिप्लिन है उसकी अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो यकीनी तौर पे आप जितने मर्जी सीनियर प्लेयर हों, आपके खिलाफ इस तरह का एक्शन हो सकता है और अब बिलाखिर उसका आगाज़ हो चुका है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम बात करेंगे 27वीं तरमीम की भी गूंज है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा की आज सालगिरह बर्थडे है उनका, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी जो खातून वज़ीर आला हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा रही हैं अपने अवाम के लिए, पंजाब के लोगों के लिए। तो आज 51 बहारें देख ली हैं उन्होंने माशाल्लाह। लेकिन उनकी फिटनेस को देख के लगता नहीं है कि उनके बच्चे भी जवान हैं, अब तो वो भी शादीशुदा हो चुके हैं, उनके भी बच्चे हो रहे हैं, तो उनको उनके नागदीन छेड़ते भी हैं नानी नानी कह के, लेकिन वो यंग नानी है, ये एक जाहिर है उन्हें जाता है। ये यकीनी तौर पे काबिल तारीफ है। तो तकरीब का एहतमाम भी किया जाएगा मुख्तलिफ उनके ऑफिसेज में भी, उनकी रिहाइशगाह पे भी, उनके केक काटा भी गया है, तकरीबात वज़ीर आज़म की तरफ से भी अपनी भतीजी को एक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है, दुआएं दी गई हैं और इसी तरह से मुबारकबादों का सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। तो हमारी तरफ से भी एक बार फिर से मरियम नवाज साहिबा को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और 51 बहारें उन्होंने देख ली हैं, हम दुआ करेंगे कि इसी तरह मजीद 51 बहारें और बिल्कुल। और नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उस गूंज की बात होगी जो कि 27वीं तरमीम को लेकर हो रही है। ये तरमीम क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पेश आई, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करें हम उस गूंज की। 26वीं तरमीम के बाद अब 27वीं तरमीम की गूंज है। इसी हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात की है और ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो अब शुरू हुआ है। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ वज़ीर आज़म जब शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई तो उनके साथ और भी दीगर उनके अरकान भी मौजूद थे। अब ये जो मुलाकातें हैं ये कितनी सूदमंद साबित होती हैं और क्या 27वीं तरमीम है क्या जो 26वीं के फ़ौरन बाद ज़रूरत पेश आ गई है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर भी थे, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ भी बिलावल भुट्टो के हमरा पहुँचे हैं और मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक भी शरीक हुए। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो बड़े हैं वो बुनियादी तौर पर इस वक्त सर जोड़कर बैठे हैं। लेकिन मौलाना का बड़ा गुस्से वाला बयान एक हमने देखा है तकरीब के अंदर, वो जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनका बाप भी
ये तरमीम हमारे बगैर नहीं कर सकता। और उनको खदशा ये है कि अच्छा, उन्हें लूप में नहीं लिया गया, एतवार रेजिस्ट में किया नहीं था ना मौलाना साहब ने, और वो तरमीम करवाई गई थी जो पहला मुसवदा था बुनियादी तौर मेरे पे, ख्याल में वो 27वीं में जिसको अब इन्होंने शामिल मौलाना ने किया कहा था कि ये काला नाग है और ये खा जाएगा इस सारे सिस्टम को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने तरमीम करके इसका डंग निकाल दिया है। तो अब क्या दोबारा से उसी काले नाग को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है? अशतर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर बात करने के लिए। आपको वेलकम कहेंगे अशतर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई इतने जल्दी, इतनी उजलत में अब ये लाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं आपके ख्याल में? देखिए, जब ये आइन की तरमीम की बातें हो रही थी उस वक्त भी मैंने बहुत मुअद्दबाना गुजारिश सबसे की, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हों, उनके जो लॉयर्स इस काम पे लगे हुए थे, मैंने उन सबसे मुअद्दबाना गुजारिश की कि इसमें जल्दी ना करें। आइन रोज़ तब्दील नहीं हो सकता। सैर हासिल गुफ्तगू कीजिए, इसके सारे मामला देखिए और उसके कॉन्टोर्स देखने के बाद आइन में तरमीम करें। ऐसा ना हो कि जल्दी में कोई चीज़ रह जाए और जल्दी में कोई चीज़ गलत भी हो सकती है। खैर, अब मैं जानता नहीं हूँ कि 27वीं तरमीम किस लिए की जा रही है। बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपका एक मुआहदा है सिटीजन्स के साथ, और उसके अंदर फंडामेंटल जो हैं वो ज़्यादा उजागर होने चाहिए। जहाँ पे बात है जजेस की अपॉइंटमेंट की, जजेस की ट्रांसफ़र की, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी की, वो बिल्कुल ठीक है, वो होना चाहिए और उसके अंदर मुसलसल बेहतरी आनी चाहिए। अशतर साहब, आप क्या समझते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जो कि 26वीं तरमीम में मंजूर नहीं हो सके या नहीं रखे गए थे, जिनको अब 27वीं तरमीम के तहत मंजूर करवाया जा रहा है या लाया जा रहा है? क्या समझते हैं कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं? क्योंकि मौलाना साहब भी नाला नजर आ रहे हैं, वो भी इस हक में नहीं है। देखिए, हमें मालूम नहीं है कि 27वीं तरमीम के क्या खदो खाल होंगे, लेकिन जो चीज़ रह गई है और जो मेरे नज़दीक बहुत इम्पोर्टेंट थी, वो थी तश्कील एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, और उसको जो है उसको लाना चाहिए था। देखिए, बेंच बनाने से या डिवीज़न बनाने से आपका काम नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके मेरे नज़दीक जो खदो खाल है वो कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपके मुल्क के अंदर आइन तकसीम करता है प्रोविंसेस को कवानीन बनाने की और फेडरेशन को कवानीन बनाने की, तो हाई कोर्ट जो हैं वो प्रोविंशियल कवानीन को देखें और वो मामला वहीं तक ख़त्म हो जाने चाहिए। और अगर वहाँ पे भी कोई है तो प्रोविंसेस में जो है वो एपेलेट कोर्ट्स की तश्कील होनी चाहिए। अशतर साहब, आपको लगता है कि मौलाना के बगैर मुमकिन होगा हुकूमत के लिए इस तरमीम को पास करवाना? क्योंकि अभी तक तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आए हैं। क्या इस 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत का एतमाद बढ़ गया है कि वो आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ मौलाना की गैर मौजूदगी में भी तरमीम पास करवा सकते हैं? इस वजह से उन्हें इस बार शामिल गुफ्तगू नहीं किया गया अभी तक? देखिए, आइन की तश्कील, उसके अंदर तरमीम, आइन के अंदर जो तरवीज है और उसके सारे मामलात जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी या 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ या 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं है। मेरे नज़र आइन में तरमीम जो है वो एक कंसेंसस से होनी चाहिए। वो एक ब्रॉड कंसेंसस बेशक हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मुत्तफ़िक हो, ज़ाहिर है इख्तिलाफ का हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड। व्हाई? बिकॉज तरामीम जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। तरामीम जो है वो टाइम बाउंड एज सच नहीं होती। जो तरामीम है वो उसके दूरस नताइज। लास्टली एक चीज़ और अशतर साहब, कि आज तो नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन कल को इन्होंने अपोजिशन में भी जाना है, तो क्या ये जमातें भूल जाती हैं कि जब ये अपोजिशन में होंगी तो फिर इन्हें किन तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि उस वक्त तो ये सारी चीज़ें उनके अगेंस्ट भी जा सकती हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में एलाइज कोई नहीं होते। पॉलिटिक्स में जो है वो कॉमन गोल्स होते हैं, और पॉलिटिक्स में जब पावर पॉलिटिक्स हो तो फिर एक ही गोल होता है और वो है हुकूमत में आना और हुकूमत में रहना। उससे बालासात होकर, उससे हटकर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करना है वो ये है
कि इसके ऊपर डिबेट करें, मसलन बिल्कुल हेल्थ है। ठीक है, एक दूसरे के साथ इत्तफाक राय होने के बाद ही जाहिर है कोई आइन जो है वो लाना चाहिए, और यही जमहूरियत का हुस्न भी है। बहुत शुक्रिया अशतर और साहब साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक अटॉर्नी जनरल। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर Stay with होते हैं। us। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात हो जाए अमरीकी सदारती इलेक्शन की, जिसके लिए प्री पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। पोलिंग स्टेशंस भी कायम कर दिए गए हैं और हैरानकुन तौर पे वोटर्स ने ईमेल के ज़रिए वसूल होने वाले बैलेट पेपर्स पर अपनी राय देने के बाद पोलिंग स्टेशंस में जमा कराना शुरू कर दिए हैं। और जो तब्दीली आ रही है इजाल, वो ये है कि टफ टाइम देने वाले हैं, लगता ये है डोनाल्ड ट्रंप कैमिला हैरिस को। पांसा पलट रियासतें हैं, 3 रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार जो है डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा होता हुआ देख रहे हैं। हम इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक नदीम आबिद, एम्बेसडर हैं आप। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू शो कहेंगे। मलिक साहब, क्या कहते हैं, किसकी बर्तरी आप देख रहे हैं? क्योंकि इस वक्त पहले तो ये कैमला हैरिस का पलड़ा भारी था, अब कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीते हुए नजर आ रहे हैं। आपने क्या देखा अब तक? अस्सलाम वालेकुम जी, आपको और आपकी ऑडियंस को और बिहाइंड कैमरा टीम को अस्सलाम वालेकुम न्यूयॉर्क से। देखिए, बात यह है कि अमेरिकन इलेक्शंस पाकिस्तान के इलेक्शंस की तरह यूजुअली नहीं होते कि आप इन एडवांस आपको 100% पता लग जाए कि कौन जीतेगा कौन नहीं। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इस दफा के इलेक्शन काफी हद तक पाकिस्तानी टाइप हो रहे हैं। एक तो अनप्रेडिक्टेबल है इलेक्शन, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अच्छा, अभी इस वक्त तक, अभी एज ऑफ टुडे, जबकि पोलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक इलेक्शन अनप्रेडिक्टेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि अभी से ये समझिए कि 6 महीने पहले तक तकरीबन कैमला हैरिस या जो बाइडेन साहब थे उस वक्त कैंडिडेट, इनका जीतना तकरीबन सर्टेन नजर आता था। लेकिन जब ये वाकया हुआ, एक तो का प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ड्रॉप आउट होना, उससे डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा है और काफी शॉक पहुंचा है डेमोक्रेटिक वोटर्स को। और दूसरा जो सबसे बड़ा वाकया हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब पे लाइफ अटेम्प्ट हुई है, जो मर्डर अटेम्प्ट काफी सिंपैथीज गेन कर ली है उन्होंने। लेकिन मलिक साहब, आपने एक बात कही कि पाकिस्तान की तरह कहीं इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या वहां पर भी बयानियां तकसीम हो रही हैं, वोटर्स को बयानियां खिलाई जा रही हैं? और क्या वहां पे भी धांधली का शोर मचेगा? और क्या वहां पे भी बैरूनी अमल दखल हो सकता है ज्यादा? देखिए, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली बात कहूं, मैंने बड़ा सोच समझ के ये रेफरेंस दिया था कि इस दफा थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल में हो रहा है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की लाइफ के ऊपर अटेम्प्ट हुआ, मर्डर अटेम्प्ट हुआ। फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, जो किसी भी जगह पे नहीं पहुंची अभी तक। एज ऑफ टुडे उस इन्वेस्टिगेशन का कोई नतीजा नहीं आया। ये अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में ये उसी सूरत होता है जब कोई इसके पीछे बहुत बड़ी पावर इसके इस तरह के क्राइम के पीछे या अटेम्प्ट के पीछे होती है। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मर्डर अटेम्प्ट थी, उसके बाद कोई उसका अच्छा मलिक साहब, ये इस बात में कितनी सदाकत है कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है कैमला हैरिस को, लेकिन अवाम की सिंपैथीज और अवाम की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप को सदर देखना चाह रही है? जी, आपका तज्जिया 100% दुरुस्त है। इसीलिए उनको पहले तो 3 साल तक अदालती तौर पे उनको इलेक्शन उससे प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की गई। जिस वक्त अदालत के जरिए उनको बाहर नहीं रखा जा सका, अगेन माय रेफरेंस पाकिस्तानी स्टाइल, जब अदालत से उनको बाहर नहीं रखा जा सका, जब अदालत से तमाम केसेस वो जीत गए और उनको एग्जाम भी मिल गया, प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल गया, तो फिर उसके बाद उन पे अटेम्प्ट भी की गई। लेकिन इस वक्त वो जो मर्डर अटेम्प्ट के बाद लोगों का जो हमदर्दी है, वो 100% अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ है। पाकिस्तान में भी यही कुछ हुआ था, खान साहब के ऊपर अटैक हुआ, गोलियां चली, सिंपैथीज काफी गेन की उन्होंने। ट्रंप साहब का भी वही तर्ज तरीका है तकरीबन, जो पाकिस्तान के साथ आप रिलेट भी कर रहे हैं। तो समझते हैं कि ये अटैक जो हुआ था, ये कोई स्टंट नहीं था, सिंपैथीज गेन करने का ट्रंप साहब की जानिब से कोई तरीका नहीं था? नहीं, नॉट एट ऑल। पहली बात तो ये, मैं आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि आप पाकिस्तान में बैठ के इतनी ओपन और इतनी ऑनेस्ट बात कर रही हैं। आपको तो तमगा जरूरत मिलना चाहिए। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि जिस वक्त
कान से, आपकी खोपड़ी से सिर्फ आधा इंच दूर उनको गोली लगी। ये स्टंट नहीं था, एब्सोल्युटली इट वाज नॉट एन स्टंट। और फिर दूसरी बात ये है कि उसमें जिस वक्त आप वो जो ग्राउंड फैक्ट्स थे उनको अगर आप गौर से देखें तो इट वाज 100% सीरियस मर्डर अटेम्प्ट के जो वहां पे जो एजेंट्स थे, जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स थे, वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहे थे मर्डर अटेम्प्ट करने वाले को। और देखते जी लास्टली मलिक साहब, अगर जाते जाते ये बताइएगा कि गजा के मामले पर क्या स्टांस हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि बायस रहा जो भी अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है इजराइल के मामले में उनकी बायसनेस खुल के नजर आती है। जी, ये भी बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है। ये मैं आपको एक रेफरेंस के तौर पे बताऊं, यहाँ पे कहा जाता है कि अगर यहाँ पे आप किसी को मोहम्मद अहमद को ला के भी व्हाइट हाउस में बिठा देंगे, वो भी इसराइल की सपोर्ट से नहीं हट सकता। ये इट्स ए नोन फैक्ट। लेकिन मैं अब आपको अपना 25-26 साल का जो सियासी तज्जिया है वो मैं आपको देने लगा हूं कि पॉलिटिकल सपोर्ट इसराइल की नहीं हटेगी, कोई भी आ जाए। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन जीत जाते हैं और वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो वॉर फौरी तौर पे रुकवा देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ही इज ए बिजनेसमैन, he does not like wars and ये एक पॉजिटिव यही चीज जरूरी है, ये बहुत पॉजिटिव चीज भी है। बहुत शुक्रिया नदीम आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इसका जो कंसर्न है वो अरब वोटर्स को भी है, अरब अमेरिकन्स को भी है, पाकिस्तानी हों या जितने भी मुस्लिम्स वहाँ पर मुकीम हैं, उनकी ख्वाहिश ये है और वो चाहते ही हैं कि जो भी सदर बने गजा जंग बंदी एटलीस्ट करवा सके, अपना किरदार अदा करे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, नशियात एक लानत है जो कई नौजवानों का रोशन मुस्तकबिल खा चुकी है और आगे भी ये सिलसिला जारी है, जिसने कई घर उजाड़ दिए हैं। पाकिस्तान में 1.5 करोड़ नौजवान नशियात की लत में मुब्तला है और नशियात के आदी अफराद जो है वो इस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो इस चीज़ से आगाह ही नहीं है कि वो किस दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, और अक्सर ऐसे अफराद गली मोहल्लों से चोरी करते भी पकड़े जाते हैं। कराची की मनशियात की आदि पुलों पर लगी सेफ्टी ग्रिल्स तक चुरा लेते हैं। मज़ीद वहाँ पे क्या सूरत हाल है, किस तरह से वहाँ पे लोग मुतासर हो रहे हैं, रजब अली हमारे नुमाइंदे एक शाहराह पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक कितने इलाकों की, और सिर्फ सेफ्टी ग्रिल्स ही नहीं, जो मैन होल्स होते हैं, गटर होते हैं, ढक्कन गायब कर लिए जाते हैं। तो रजब अली, क्या सूरत हाल है इस वक्त शहर कायद की? जी, शहर में मंशियात के आदी अफराद की ना सिर्फ बहुतात है बल्कि मंशियात के आदी अफराद की जानिब से ख़ास तौर पर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाए जाने का अमल जो है वो मामूल के मुताबिक जो है वो चल रहा है। जैसा कि शहर के ना कोई सड़क के साथ जो ग्रिलें लगी होती हैं ना वो जो है वो कहीं पर सही सालिम दिखाई देती है, ना ही जो है पुलों पर जो हिफाजती दीवारें या उन पर जो ग्रिल लगाई होती है वो कहीं सालिम दिखाई देती है। हम इस वक्त जो है वो कोरंग जाम सादिक पुल पर मौजूद है, जहाँ हमारे कैमरामैन हम फ़हीम बलोच हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि इस जो है वो जाम सादिक पुल की हिफाजती दीवार तोड़ कर कोई एक हिस्सा भी इसका सालिम नहीं छोड़ा। मंशियात के आदी अफराद ने सिर्फ जो है वो लोहे का सरिया हासिल करने के लिए पूरी हिफाजती दीवार जो है वो पुल की जो है वो गिरा दी है। ना सिर्फ ये सिर्फ जाम सादिक पुल की कहानी है बल्कि शहर में जितने भी पुल हैं या जितनी भी सड़कें हैं, सड़कों में जो ग्रिल लगाई गई है उन्हें भी जो है वो टूट फूट का शिकार हुई हुई है। जबकि जो है पुलों पर ख़ास तौर पर चूँकि जो है वो पुलों पर जो है अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हादसा भी रूनुमा हो जाते हैं। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो आए दिन जो है वो ख़ास तौर पर नाता खान पुल जो कि एक बड़ा अहम पुल है शाहर फैसल पर जो है उस पर भी जो है वो आए दिन जो है वो धंस जाता है। उसकी भी जो वजूहात, जो इंजीनियर्स जो हमारी बात हुई थी उनकी वजूहात भी यही है कि मंशियात की आदी अफराद पुल के नीचे से जाके जो है वो पुलों के जो सरिये होते हैं वो काट लेते हैं, जिसके बाद जो है वो ज़मीन बैठ जाती है। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि शहर में यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनकी हमारे पास तादाद ही नहीं है। रियासत को यही नहीं मालूम कि यहाँ पर कितने लोग जो है वो मंशियात के आदी यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से जो है वो संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर देखा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल के हवाले से जो है वो काफ़ी इक़दाम कर रही है। इस हवाले से जो है वो एक्ट में भी कुछ तरमीम की गई है और सख्ती भी जो है वो की गई है। साथ साथ जो मंशियात के आदी अफराद हैं
उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एक उन्हें जो है चूँकि रिहेबिलिटेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, चंद एक जो वो सरकारी सतह पर जो है वो रिहेबिलिटेशन तो सेंटर तो मौजूद है, लेकिन मंशियात के आदी अफराद की तादाद इस कदर ज़्यादा है। उसमें देखा जाता है कि बड़े अच्छे घराने के लोग भी जो है वो मंशियात के आदी एक मरतबा जिसको लत लग जाती है उसके बाद वो छूटना मुश्किल हो जाती है, लिहाजा रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जिस तरह के चंद एक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो ज़िले सतह पर इसी तरह के अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो अगर बन जाएँ तो इन्हीं जो है वो नाकारा जो अफराद हैं, मंशी अफराद, उनको मंशियात की लत जो है वो छुड़वाने के बाद एक महज़िब शहरी भी बनाया जा सकता है। लेकिन ना सिर्फ जो है ये मंशियात के आदी अफराद शहर की खूबसूरती को ख़राब कर रहे हैं, बल्कि जो है ये ख़ास तौर पर ब्रिजेस की जो हिफाजती दीवार है उनको तोड़कर या ब्रिजेस को नुकसान पहुँचाकर ये बहुत शुक्रिया रजब, हम बता रहे थे। और अब क्या ग्रिल्स के अंदर क्रंच छोड़ दिया जाए, क्या तरीका है? क्योंकि अब इससे तो हादसा बढ़ जाएंगे, इससे तो ट्रैफिक हादसा में इजाफा होगा, कोई चीज़ महफूज नहीं है। इसीलिए फिर आपको देखे जाते हैं मस्जिद के साथ जो कूलर पड़े होते हैं पानी के, उनको भी चेन लगाई जाती है, ग्लासों को चेन लगी हुई होती है, नलकों को चेन लगी हुई होती है, लोग अपनी चप्पलें छोड़ के जाते हैं, उनको भी चेन लगाई जाए। हाँ जी, लॉक लगा के, बाहर लॉक लगा के जाते हैं। ये सूरत हाल है, टूटियां ले जाते हैं, मतलब क्या आप कर सकते हैं? पंखे उतार के ले जाए जाते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं और इन लोगों को जो मनशियात फ्राहम करते हैं उनके ऊपर एक क्रैकडाउन होना चाहिए ताकि आदाद-ओ-शुमार जमा हो सके, इन लोगों को ख़त्म किया जा सके। सेफ सिटी सिस्टम को मौसर किया जाए ताकि इस तरह की सूरत हाल को काबू किया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दीगर इशू से बात करेंगे। अभी वक्त हो जाता है हेडलाइंस का। स्टे विद अस। आज एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। कुछ बात हो जाए नौजवानों के इंटरेस्ट की और दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी जो बॉडी बिल्डिंग है और वेट लिफ्टिंग है, इस जैसे खेलों का रुझान अब वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स अब्दुल मजीद उनमें से एक हैं जिन्होंने अमेरिका में मुल्क का नाम रोशन करते हुए मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल अपने नाम किया है। कितने कंपेटिटर्स थे, कितना मुश्किल था ये मुकाबला और कितनी मेहनत की है अब्दुल मजीद भाई ने, इसके लिए खुद ही हमारे साथ वो मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे और मुबारकबाद सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से, हम दोनों की तरफ से, इशार की तरफ से और मेरी तरफ से। आपने ये नाम किया है। कितने कंपेटिटर्स को, कितने मद्दे मुकाबिल खिलाड़ियों को पिछाड़ा आपने इसके लिए? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। इसमें 42 कंट्रीज के डिफरेंट कंट्रीज के एथलीट थे और 22 से ज्यादा तकरीबन कैटेगरीज थी, जिनमें से 2 में हम पाकिस्तानियों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल लिए हैं। जबरदस्त। टोटल जो मेडल हम लोगों ने हासिल किए हैं, 3 गोल्ड मेडल लिए हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल मैंने अचीव किए हैं। एक और गोल्ड मेडल जो है वो रमीज भाई ने, और एक एथलीट लाहौर से थे जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। इतने माशाल्लाह तो ये पाकिस्तान के अंदर टैलेंट तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बाकी सारे जो थे वो भी तो टाइटल के लिए ही आए हुए थे। ये पाकिस्तानियों के हिस्से में इतने मेडल्स भी आ रहे हैं, इतने टाइटल भी जीतते जा रहे हैं, तो इसके राज क्या है? राज क्या है इसके पीछे? एक्चुअली इसमें हमारा जो रुझान है वो मेंस फिजिक में और बॉडी बिल्डिंग में ही होता है। उसमें बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज भी थी जिनमें कोई भी पाकिस्तानी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो हमारी जो टीम थी वो स्ट्रॉन्ग थी ओपन बॉडी बिल्डिंग और मेंस फिजिक में। तो मैंने ओपन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल लिया है, मेंस फिजिक 30+ में भी लिया है। रमीज भाई ने जो है उन्होंने मेंस फिजिक जो स्टैंडर्ड वाली होती है उन्होंने। अच्छा, क्या टास्क क्या होता है? आपने क्या टास्क पूरे करने होते हैं इसके अंदर, या सिर्फ बॉडी फिटनेस देखी जाती है आपकी? इसमें ओवरऑल सिमेट्री देखी जाती है आपकी बॉडी की, और जितने भी आपके कंपेटिटर होते हैं उन जितने सब में स्ट्रॉन्ग से मसल्स जज होंगे। किया जाता है। 11 जजेस थे डिफरेंट कंट्रीज से, तो उन्होंने जो है वो फाइनल डिसीजन देना होता है। फिर तो जितने स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे उतना ही आप जो है वो ज्यादा जीतने के चांसेस आपके होंगे, ऐसा होता है? जुनैद पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं? उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी उस पे। नहीं, जूनियर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल इवेंट था नहीं, जिसमें सिर्फ सीनियर है अब्दुल मजीद। जुनैद जूनियर नहीं है। असल में इशाल समझ रही है, जिस तरह मिस वर्ल्ड का मुकाबला होता है ना, उसमें सिर्फ खूबसूरती देख के किसी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो इशाल ये आप बेहतर बता सकते हैं अब्दुल मजीद भाई कि इसके लिए तो शायद पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है, वक्फ करनी पड़ती है, डेडिकेशन होती है।
जो ऐसे इवेंट होते हैं उसके लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता जी है हाँ। ना। तो मैं 2022 में मिस्टर पाकिस्तान हुआ था WFF के प्लेटफॉर्म से ही। तो मैं क्वालिफाई करता था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जिसके लिए मुझे उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और हम लोग गए वहां पे। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा जो है वो 3-4 पाकिस्तानी गए और 3-4 गोल्ड मेडल एक साथ ही जीत लिए इतने बड़े कंपटीशन में। ये सेम होटल में था जहाँ पे ओलंपिया लास्ट वीक रैप अप हुआ था और बहुत बड़ा एजाज है ये। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं यकीनी तौर पर। अल्लाह ताला की, के बाद अपने फैंस और फैमिली के, अच्छा अब्दुल मजीद, प्रो जिन्होंने कार्ड आपने हासिल किया है, यकीनी तौर पे बहुत मुश्किल होता है प्रो कार्ड हासिल करना, तो उसके हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, जब आप प्रो कार्ड हासिल करते हैं हर बॉडी बिल्डर का ये एक ड्रीम होता है देखें, और ये बहुत टफ होता है। जब आप प्रो कार्ड हासिल कर लेते हैं तो फिर आप जो है वो सिर्फ प्रो कैटेगरी में ही कम्पीट कर सकते हैं, जो कि फाइनल स्टेज होती है। उसको उसको अगर आपने अचीव कर लिया और आपने क्वालिफाई कर लिया लास्ट स्टेज के लिए, तो वो सबसे बड़ा ड्रीम होता है किसी बॉडी बिल्डर का। चलें जी, ज़बरदस्त और बहुत बहुत मुबारक। बार फिर से अब्दुल मजीद हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले हमने लास्ट वीक आपकी इब्राहिम से भी मुलाकात करवाई थी, तो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कंटेस्टेंट्स का जाना और गोल्ड मेडल हासिल करना, इतने एजाज़ात अपने नाम करना, टाइटल अपने नाम करना यकीनी तौर पर खुशाइंद अमर है, जिसको देख के हमारी नौजवान नस्ल भी इंस्पायर होती है और रुझान बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ नाज़रीन, और वो है मामला दिल के अमराज का। बहुत ही हसास मामला। बिल्कुल जी, बहुत ही हसास मामला है। और अभी जो 19वीं सदी हमारी थी उसमें हम ये सुनते थे कि किसी को दिल का मर्ज जो है वो लाहक हो गया है या वो दिल के मर्ज से उसकी जान चली गई ऐसा है। बहुत कम होता था। लेकिन अभी जो दौर जा रहा है इसमें आप अगर आप देखें तो बच्चे को दिल का मर्ज लगा हुआ है, और 70% जो बच्चे हैं सालाना अगर हम देखें तो वो 70,000 से ज्यादा बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पर दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं। किसी के दिल में होल है, किसी के वॉल में होल है, तो वो ये बच्चे क्यों दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं। जी हाँ, ये अच्छा एक और भी मिथ है या इसमें हकीकत है, क्योंकि मैं तो ज़ाती तौर पे खुद भी ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि कोविड के बाद से, वैक्सीनेशन के बाद से, क्योंकि वो बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला था, बहुत से ममालिक ने बाइकआउट भी किया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने बाइकआउट किया, यहाँ पर भी ये तासुर था कि कहीं इंसानियत को नुकसान पहुँचाने या उसकी सेहत को नुकसान पहुँचाने के लिए तो ये वैक्सीनेशन नहीं हो रही। हमने देखा है कि उसके बाद रुझान नौजवानों में बढ़ गया, लेकिन इसमें कितनी सदाकत है, दिल के अमराज की अक़साम कितनी होती हैं, इसका इलाज किस तरह से मुमकिन हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान साहब, माहिर दिल हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आगाज़ इसी से कर लेते हैं कि बुनियादी तौर पे कितनी अक़साम है, क्योंकि इशाल ने एक सवाल भी पूछा था ब्रेक में कि क्या जो मोहब्बत के मामलात हैं वो भी दिल के अमराज में ही आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मोहब्बत के अगर देखा जाए तो मोहब्बत की वजह से मैंने उनको यही कहा था कि जो है ना कि और बड़े अगर दिल टूट जाए तो फिर उसकी वजह से जो है ना स्ट्रेस जो पैदा होता है दैट कैन कॉज मतलब हार्ट प्रॉब्लम, वो दिल की अमराज की वजह बन सकता है। लेकिन हकीकी अमराज कौन से? हकीकी तौर पे वैसे दिल का ताल्लुक कितना है दिल के अमराज के साथ, इसके बारे में वैसे रिसर्च बनती है। और जहाँ तक वैसे नौजवानों में ताल्लुक है उसमें भी मेरे ख्याल में एक ये भी कॉज हो सकती है, ये भी कॉज आपने मेंशन किया कोविड वैक्सीन से कुछ केसेस वक्ती तौर पे उस टाइम पे नज़र आए थे, क्योंकि उससे थोड़ा सा खून के जमने का जो अमल होता है वो कुछ मरीजों में पाया गया था कि जो है ना कि दिल की इवन राइट साइड पे या इवन लेफ्ट साइड पे क्लॉटिंग बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हुए थे, या ओवरऑल जितनी भी ओवरऑल ही वैसे थे, लेकिन फाइजर की वजह से कुछ जो है ना ज़्यादा शिकायत आई। ऑल्दो वही चीज़ है कि जो है ना कि कोविड से बचने के लिए भी वो वैक्सीन शायद ज़रूरी थी। मैं तो यही समझता हूँ कई लोग शायद उसकी वजह वो तो खैर मजबूरी बन गई थी ना कि उसके बगैर चारा ही नहीं था। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि वही चीज़ है कि हमने जिसके ऊपर रिसर्च हुई हुई है उसके ऊपर ही हमने जो है ना बिलीव कर लेते हैं। बट जहाँ तक नौजवानों में या वैसे यंग एज में ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स रुझान बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत कम सुनते थे कि 60 से कम 60 साल से कम उम्र लोगों में इस तरह का दिल का मसला बहुत कम सुनने में आता था। 50 या 60 ये एज ब्रैकेट होती थी। अभी 25 से 35 के दरमियान बहुत ज़्यादा केसेस, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, 30% केसेस, हमारी खुराक खालिस नहीं है। वजह क्या है डॉक्टर साहब इसमें? और एक और चीज़ जो आपने तो वो बता दी, 25 से 30 और 40 की रेंज में जो लोग आते हैं, हम बात उनकी भी कर रहे हैं जो कि न्यू बॉर्न है, जो कि पैदाइशी दिल के अमराज के साथ हो रहे हैं। माओ की डाइट में ऐसा क्या कमी वाक़ई हो गई है, वो क्या नहीं खा पा रही और क्या ऐसा गलत कर रही हैं जो प्रेगनेंसी में ही माँ के पेट के अंदर ही बच्चा दिल के मर्ज में मुब्तला होकर पैदा हो रहा है? इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे अहम है, जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर जो पैदाइशी तौर पे जो अमराज हैं उसके अंदर एक चीज़ जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो है हमल के दौरान जो दवाइयाँ लेते हैं। हमारे यहाँ दवाइयों का रुझान यंग एज से बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, तो इसलिए स्पेशली जो ये
यंग एज होती है जिसके अंदर जो है ना मतलब प्रोडक्टिव एज जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो है ना मतलब फीमेल्स में स्पेशली, उनमें ख़वातीन को जो है ना दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जिस टाइम तक हमल का पता चलता है उस टाइम तक नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि तीसरे हफ्ते में दिल का काम करना शुरू हो चुका होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जो डॉक्टर्स मेडिसिन आपको लगवाते हैं, शुरू करवाते हैं, वो होते हैं वाइटामिन्स के, जो कि आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन, जो कि ये कहा जाता है कि माँ की बॉडी से, क्योंकि बच्चा सब कुछ ले लेता है, मिनरल्स तमाम वो निचोड़ लेता है, तो माँ के लिए वो बहुत ज़रूरी भी है कि उसने डिलीवरी से भी गुजरना है। वो मेडिसिन हार्मफुल है या कोई अदर मेडिसिन जिनकी आप बात कर रहे हैं? उनका तो शायद इतना हार्म नहीं है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका जो है ना नुकसान होता है। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं उनका नुकसान होता है। इसके अलावा कई जो है ना ख़वातीन एंटी डिप्रेसेंट ले रही होती हैं, या फिर कई जो हमारी जो अनपढ़ ख़वातीन हैं वो हकीमी दवाइयाँ या होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रही होती हैं जिनका पता ही नहीं होता कि इसके अंदर क्या चीज़ है और उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। और वही मैं कहूँगा कि तकरीबन तीसरे हफ्ते दिल बन चुका होता है तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो चुके होते हैं। तो वो उस टाइम से अगर जितनी देर में महीने बाद पता चलता है कि हमल आ गया, उस टाइम दवाई रोकने तक नुकसान हो चुका होता है। अच्छा, माँ अगर डिप्रेशन का शिकार है, उसका भी असर जाएगा बच्चे की हार्ट पोजीशन के ऊपर, उसके ऊपर कोई रोल है उसका भी? अगर उसके लिए कोई दवाइयाँ ले रही है उसका रोल है, मगर डिप्रेशन का ऐसा जितना रोल नहीं है। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि जो है ना वो करती हैं, बट वही चीज़ है कि मेंटल डेवलपमेंट में वहाँ की डिप्रेशन का कोई इतना ज़्यादा प्रूवन रोल आई डोंट थिंक है इसके अंदर। नौजवानों में क्या वजह है जो इतना ज़्यादा हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है? हमारा लाइफस्टाइल, जिसके अंदर डाइट भी आ जाती है, क्योंकि आजकल जो डाइट है वो भी इतनी जो है ना जो खुराक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी, ठीक है ना। वो भी जो है ना एक कदर मतलब उसमें चिकनाई, तेल की मिकदार ज़्यादा होती है, तेल की जो क्वालिटी है वो चीज़ अच्छी नहीं है। और इसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो हिलना नहीं है, मतलब हमारे यहाँ वर्कआउट नहीं है, मतलब कोई एक्टिविटी कोई नहीं, रेगुलर एक्सरसाइजेज नहीं है, क्योंकि पहले डॉक्टर साहब हमने उम्मीद तौर पे बाहर क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेली, उसके लिए अब क्या होता है कि वो प्ले स्टेशन खेल ली, मोबाइल के ऊपर गेमें खेल ली। इस तरह की वजह से जो है ना बच्चे बचपन से ही, छोटी एज से ही जो है ना एक्टिविटी का जो है ना वो ट्रेंड अमूमी तौर पे ये भी देखा गया कि बहुत से लोगों को दिल का मर्ज हो जाता है लेकिन उनको पता भी नहीं होता, और फिर वो हार्ट अटैक की नौबत भी आ जाती है। वो जाके ECG करवाते हैं, उसमें भी क्लियर आ जाता है, और फिर बहुत से लोगों की जान भी ज़ाया हो जाती है। फिर आपको फौरी तौर पर इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है, स्टंट वगैरह डालने पड़ते हैं। तो किस तरह से पता चले कि इसको दिल का मर्ज हो गया है और फौरी तौर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? सिम्टम्स क्या होते हैं तकरीबन जो सिम्टम्स, जो सबसे कॉमन जो अलामात जो लोगों में पाई जाती हैं वो तो सीने में हम प्रेशर सुनते हैं, ठीक है ना, सीने पे दबाव पड़ना या प्रेशर पड़ना, और उसके साथ अगर वो बाजू में जा रहा है या फिर जबड़े में जा रहा है या फिर उसके साथ पसीने आ रहे हैं, ये चीज़ें जो है ना जो कॉमनली जो अलामात हैं वो दिल की आती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर एक्सर्शन पे, मतलब चलने पे या वज़न उठाने पे या इस तरह कोई जो है ना दबाव पड़ता है या सांस चढ़ता है या सांस उकड़ता है, तो उस चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। उस चीज़ को जो है ना उसका प्रॉपर जो है ना उसको डायग्नोज करना चाहिए, क्योंकि 15 to 20% लोगों में बगैर अलामात के भी अटैक हो सकता है, बट यूजुअली जो है ना मतलब 85% लोगों में अलामात किसी ना किसी किस्म की होती हैं। और डिस्प्रीन, वो कहते हैं डिस्प्रीन ले लें फौरी तौर पे, वो कितनी इफेक्टिव होती है इस सूरत में? डिस्प्रीन खून पतला करने की जो दवाई है वो जो है ना मतलब अटैक के टाइम पे अगर अवेलेबल हो तो वो ली जा सकती है, और मतलब उससे कई जाने देखे हैं कि जो है ना बच जाती हैं। किसी भी पेशेंट को जब हार्ट अटैक होता है तो सबसे पहली जो दवाई है वो एक डिस्प्रीन और एक और खून पतला करने की वो अपने हैंड बैग में, वो दोनों जो है पर्स में एक आधी डिस्प्रीन आप रखें, जो खासतौर पे हार्ट के पेशेंट्स हों। आई थिंक एज में जो है ना मतलब एक ये ट्रेंड शुरू हो गया हुआ है कि जी अब बचाव के लिए डिस्प्रीन लोगों ने शुरू कर दिया, बट अगर रिस्क फैक्टर्स मौजूद नहीं है तो अगर बचने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए डिस्प्रीन जो है ना उस रेकमेंडेड नहीं है। बट अगर हार्ट अटैक या इस तरह की कोई अलामात आती हैं तो उस टाइम पे डिस्प्रीन लेके बचा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेफ्ट साइड पे दिल का होना क्या होता है? पहली बात तो ये है, और अगर लेफ्ट साइड पे कोई होता है हार्ट किसी का, तो क्या वो बात राइट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो होता ही है, तो क्या वो मुश्किलात का शिकार हो सकता है आने वाली ज़िंदगी में? क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके लिए? ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से कोई मुश्किलात हों, क्योंकि लेफ़्ट साइड बेसिकली जो राइट साइड पे यूजुअली लेफ़्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे अगर हार्ट तकरीबन लेस देन 1% लोगों में पाया जाता है राइट साइड पे हार्ट। और इसके साथ अगर मज़ीद कोई चीज़ हो कि मतलब बाकी जो आज़ा हैं अगर वो भी जो है ना मतलब लेफ़्ट और राइट, मसलन स्टमक, लिवर, वो सारे हों तो उसमें इन्फेक्शन का और उन चीज़ों का
बढ़ जाता है। बट राइट साइड पे जस्ट हार्ट होना उसका इतना प्रॉब्लम उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन कई लोग ये होते हैं कि उसमें जो है ना मतलब उसका एको-कार्डियोग्राफी एक टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड, उस पर पता चल जाता है कि उसके साथ कोई दिल की नालियों का या दिल के खानों का अगर राइट और लेफ्ट हो जाए तो दैट इज़ डेंजरस। अगर सिर्फ दिल रोटेट हुआ है तो दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये मानते हैं कि खून जो है वो पतला होना चाहिए, गाढ़ा हो जाने की सूरत में आपको हार्ट अटैक आता है, और फिर एक आप चिकनाहट वाली ग़िज़ाएँ जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। हम लोग अगर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या वो ठीक रहेगा? देसी घी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, क्या वो हार्ट डिजीज़ की वजह नहीं बनता? किसी किस्म का भी जो ऑयल उसकी ज़्यादती है दैट कॉजेज़ द प्रॉब्लम। वो उसका मसला जो है ना ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना प्रॉब्लम है। अगर देसी घी या ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल करना है तो वो भी कम मिकदार में इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा मिकदार में होगा तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज। तो डॉक्टर साहब, जो पहले लोग थे, हम अपने दादा पर दादा या उस दौर में चले जाएं तो तमाम लोग देसी खुराकें खाया करते थे। गांव देहातों में देसी जो घी होता था वो मौजूद होता था, रोटियों पे, पराठों पे मक्खन और ये सारी चीज़ें खाई जाती थी। उन लोगों को कभी हार्ट डिजीज़ हुई ही नहीं थी, वो तो इतना लंबी लाइफ जीते थे। अब हम लोग इतनी एहतियात करने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो हार्ट पेशेंट बनते जा रहे हैं। मैं वही उसी बात की तरफ, क्योंकि पहले जो है ना लोग चलते थे, मेहनत करते थे, हर जगह पे पैदल जाना या साइकिल पे जाना, मतलब उसके अंदर मेहनत लगती थी। वो जितना जो खुराक खाते थे उसको वो लगाते भी थे उस सारी मेहनत में, और उसके अंदर जो है ना अब वही चीज़ है कि हमने जो है ना मोबाइल के सामने बैठे रहना है, टीवी के सामने बैठे रहना है, एसी से उठना है, गाड़ी में बैठना है या बाइक पे बैठना है। अब आपको साइकिल तो नज़र ही नहीं आते, ठीक है ना। सही कह रहे हैं। तो उसकी वजह से मतलब जो एक्टिविटी का जो लेवल है ना वो कम होना एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन है, वो दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब जेनेटिक भी होता है ये, क्या आप दादा अगर किसी को है स्मोकिंग, हाँ बिल्कुल होता है। मतलब शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, फैमिली हिस्ट्री होगी, स्मोकिंग होगी, ये जो है ना ये सारे जो मेजर जो है ना रिस्क फैक्टर्स कहलाते हैं, जिनकी वजह से दिल के मसाइल बढ़ते हैं। अब वही चीज़ है जिस तरह स्मोकिंग है, मतलब उसकी वजह से भी खून गाढ़ा होता है और सारी, बट हमारा आजकल ये स्मॉग और जो इन्वायरमेंट है मतलब वो उस स्मोकिंग से ज़्यादा ख़तरनाक है। इसी तरह शुगर सबसे बड़ी कॉज है, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री, मतलब ये शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको मतलब जिनके मॉडिफाइबल हम इनको कहते हैं, कि ताकि जिनको जो है ना तर्क करके या कंट्रोल करके दिल के मसाइल कम। एक बार किसी को लाहक हो गया अर्जा दिल का, तो क्या मेडिकेशन के बगैर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हुए भी आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं, या आपको मेडिकेशन एक बार शुरू हो गई तो फिर वो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी पड़ेगी? ये मुख्तलिफ, जिस तरह शुरू में भी आपने कहा, मुख्तलिफ किस्म के जो अमराज हैं, एक तो बच्चों में जिस तरह सुराख होना या इस तरह की चीज़ है, जो बड़ों में या वॉल्व्स का मसला होता है या नालियों का, ये एक जो है ना मतलब मिसकंसेप्शन है कि जी वॉल्व और नालियाँ एक ही हैं। नालियाँ खून सप्लाई करती हैं और वॉल्व दिल के खानों के दरमियान होते हैं। जो दिल की नालियों के दरमियान में जो चिकनाई है और ये चीज़ है, दोनों सूरतों में एक तरह एक दफ़ा शुरू हो गया इन चीज़ों का मसला तो वो फॉर लाइफ रहता है। दवाइयाँ यूजुअली जो है ना दिल के ज़्यादातर अमराज में फॉर लाइफ यूज़ करनी। अच्छा, आपके पास कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म यूजुअली नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। आपके पास किस एज के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और रिकवरी चांसेस किस एज में ज़्यादा होते हैं? एज ब्रैकेट तो सबसे ज़्यादा जो तकरीबन 70% पेशेंट्स तो 40 से 70 ईयर्स के दरमियान होते हैं। 40 से 70 के तकरीबन 25 to 30% पेशेंट्स हैं जो उससे कम होते हैं। ठीक हो गया। और उसके अंदर यही चीज़ है कि जो रिकवरी के चांसेस हैं वो डिपेंड करता है कि जो है ना कि अगर किसी पेशेंट को अटैक हुआ है या वेल्व का मसला है, उसकी बेसिस पे कि मर्ज क्या है उसकी बेसिस पे। अगर मेजर कोई अटैक हुआ हुआ उसके अंदर रिस्क कम होता है। जो 50 से ऊपर लोग होते हैं उनके अंदर बल्कि जो डैमेज है वो कम होता है, क्योंकि उनके अंदर नालियाँ और एक्स्ट्रा नालियाँ और एक्स्ट्रा सप्लाई जो है ना शुरू हो चुकी होती है। यंग पेशेंट्स में जो मतलब मौत की शरह या दिल की वजह से जो डैमेज की शरह है वो ज़्यादा होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब मौजूद थे। और दिल के अमराज के हवाले से किस तरह से उससे बचा जा सकता है बेहतर लाइफस्टाइल के साथ, बेहतर खुराक के साथ, और अपने आदतों को बेहतर करके आप इस मूजी मर्ज से और कहीं दिल भी ना लगाएं। जी हाँ, दिल ना लगाएं वरना आपको और बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। हम यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर अहम इश्यूज हैं जिनको ज़ेरे बहस लाया जाएगा। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाजरीन, हम लोग डेली बेसिस पे इस पर बात करते हैं कि इस वक्त जो
लाहौर की आबो हवा है वो इतनी आलूदा हो चुकी है जिसकी वजह से मैं खुद बीमार हूँ, बहुत सारे लोग बीमार हैं। और इसे बागों का शहर भी कहा जाता है, कहा जाता है, लेकिन बागों का शहर होने के बावजूद अब देखें इस वक्त यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 रिकॉर्ड किया गया है। अगर लाहौर क्रॉस कर गया अब तो बिल्कुल, जब लाहौर की फिजा इतनी आलूदा होगी तो इसमें सांस कैसे लिया जा सकता है। और इतनी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का ख़राब होने की वजूहात क्या हैं, ये सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज अहमद साहब, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। वजह क्या है, दिन ब दिन आलूदगी में इजाफा ही हो रहा है, हालांकि हम देख रहे हैं कि हुकूमत कोशिश भी कर रही है, असर क्यों नहीं हो रहा है इस कोशिश का? जी बहुत शुक्रिया। असल में जो असर इतनी जल्दी नहीं होगा, ये हमारी पिछले 25-30 साल की जो मेहनत है, इतना जो हमने स्मॉग को क्रिएट किया है, इसमें वक्त लगेगा। गो के कोशिशें हो रही हैं, लेकिन असल मसला ये है कि ये इसको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है उसकी ज़रूरत है। हमें बिट बाय बिट, हम जब ये मौसम शुरू होता है उस वक्त ये जो है उठते हैं और वो जो है ना कोशिश करते हैं, ये पूरे साल करने की ज़रूरत है। जो इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसको जो है मैनेज करने की ज़रूरत है, आपकी जो ब्रिक किल्न्स हैं उसको ज़रूरत है, लेकिन उससे बड़ी जो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। जो हमारी बाइक्स हैं, हमारे 3 व्हीलर्स हैं, रिक्शाज हैं, हमारी बसेस हैं, हमारे ट्रक्स हैं, ये थ्रू आउट द ईयर जो है ये एमिशंस अपनी जो है वो फेंकते हैं। और वो सॉरी टू कट डॉक्टर साहब, अगर हम देखें शहर कायद के अंदर, कराची शहर के अंदर इससे ज़्यादा गंदी ट्रांसपोर्ट है और बहुत पुरानी ट्रांसपोर्ट वहाँ पर चल रही है जो कि धुआं भी छोड़ती हैं और जो कि चलती फिरती लाशें हैं सड़कों पर। इसके बावजूद कराची शहर की आबो हवा इतनी आलूदा नहीं है जितनी लाहौर की है, और लाहौर में जितनी ग्रीनरी है सब कुछ फेल हो जाता है यहाँ पर आकर। नहीं, उसमें जो एक बहुत बड़ी जो नेमत है कराची में वो है जो डिस्पर्शन फैक्टर है, जो हवा चलती है, जो समंदर की हवा जो चलती है वो डिस्पर्स कर देती है वहाँ के। जब वो समंदर की हवा का रुख चेंज होता है जो कि नवंबर दिसंबर में होता है, तो कराची जो है वो इतना गर्म हो जाता है और वहाँ पे भी हालात जो है वो इतने खराब नहीं होते। लेकिन जो उसमें जो बेनिफिट है कराची में वो डिस्पर्शन का है। लाहौर को डिसएडवांटेज है, लाहौर को डिसएडवांटेज इस तरह है कि इस मौसम में आजकल के में जो इंडिया से जो हवा चल रही होती है, जो नॉर्थ वेस्ट वहां से चलती है, वो हवा भी अपने साथ वहां के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो लेकर आती है। जो चंडीगढ़ है, अमृतसर है, जलंधर है, यहाँ पे भी बर्निंग हो रही होती है। ये जो राइस के सीजन होता है वहां पे भी फसल उसी वक्त तैयार होती है, तो वो सारा यहाँ पे आके ट्रैप हो जाता है, तो जिसकी वजह से लाहौर जो है वो बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अहमद, सही कह रहे थे। बुनियादी तौर पे वही बात है इशाल, जो कि पाकिस्तान जिस साइड पे है ये भी हमारे साथ हाथ हो गया, बिल्कुल हाथ हो गया, हवाओं का रुख भी इस तरफ है, फसलों की बाकियात है वो भी हमारी जो है वो उस साइड पे होना चाहिए था, भारत को इस साइड पे होना चाहिए। हो नहीं सकता, हमें इसके लिए मेहनत करनी होगी, ग्रीनरी बढ़ानी होगी, दरख्तों को उगाना होगा, जो धुआं देने वाली गाड़ियां हैं होंगे ताकि यहाँ की आलूदगी भारत की तरफ जा सके, वो मुश्किल हो जाएगा। धुआं देने वाली गाड़ियों से जान छुड़ानी होगी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद आपको बताएंगे कि आपके सितारे क्या कहते हैं। Stay with us. नाज़रीन वेलकम बैक। बात हो जाए आपके फेवरेट सेगमेंट की कि आपके सितारे क्या कहते हैं। ये वो सेगमेंट है जिसका आप सबको इसलिए भी इंतजार होता है कि हर कोई जानना चाहता है आखिर कि इसका हफ्ता कैसा गुजरेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, दीदी के मामलात, पैसे के मामलात, मोहब्बत के मामलात। तो आपकी मुश्किल आसान करते हैं। अजीम हनीफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर इल्म नजूम। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक एक करके हो जाए फिर। अजीम भाई, सितारों का अहवाल कैसा गुजरने वाला है हमारे ऑडियंस का ये हफ्ता? जी बिल्कुल ठीक है, एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, एरीज से अगर स्टार्ट करें तो इसमें देखने वाली बात ये है कि इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस है। अच्छा। असेंडेंट में, 7th हाउस में, दोनों में बैड प्लैनेट्स इस वक्त जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब फर्स्ट हाउस में तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन 7th हाउस जो कि लाइफ पार्टनर्स का, पार्टनरशिप्स का घर है, वहां पे जाके इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। कोशिश इनको ये करनी चाहिए कि इस वीक में किसी भी किस्म की जो पार्टनरशिप अगर हमने की हुई है कि लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा इशू घर में डिबेट करने की जरूरत कोई नहीं है, या अगर पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप है तो उसमें भी कोई ऐसी जो है ना वो डिबेट करने की या अननेसेसरी कोई भी चीज करने की जरूरत कोई नहीं है। ये वीक थर्सडे तक इनको फेवर नहीं कर रहा। सैटरडे संडे कुछ चीजें बेटर हो जाएंगी, वहां जाके चीजों को ठीक कर सकते हैं। अपनी हेल्थ वाइज अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। अगला सितारा क्या कहता है अजीम भाई?
जी, टॉरस के बारे में बता देते कि जॉब चेंज का चांस बन रहा है इस वक्त टॉरियंस का। ऑप्शंस अच्छी हैं, थोड़ा पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। इस वीक में जॉब दुरुस्त। चेंज हो सकती है, जगह चेंज। जी, जेमिनी पे आ जाएंगे नेक्स्ट हम। ठीक है, ठीक है। जेमिनी के बारे में बता दें कि ट्रैवल के इस वक्त रिस्पॉन्सेज इनको मिलने वाले हैं। ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल, डोमेस्टिक ट्रैवल भी हो सकता है और ओवरसीज इंटरनेशनल ट्रैवल भी। भी हो सकता है। जी, इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है। यहाँ पे रिस्क लेने वाली बात है कि जेमिनी इस वक्त अगर रिस्क लें तो अपने पूरे स्पिन से लें, और पूरा काम जो ये सोच रहे हैं, जो इन्होंने प्लानिंग की हुई है अपनी लाइफ की, वो चीजें ठीक हो सकती हैं। वहां को रिस्पॉन्सेज अच्छे मिल सकते हैं इस वीक में। हेल्थ वाइज कोई issue नहीं आ रहा, बाकी सारी चीजें ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स ठीक है, बिल्कुल ठीक रिस्क है, लेंगे, चीजें ठीक है, ऑप्शन अच्छी हैं। डन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं कैंसर को। कैंसरियन को 3-4 दिन बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। 2-3 चीजें इनकी लाइफ में इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इनकी हेल्थ, इस वक्त फाइनेंशियल मैटर, ठीक है। डोमेस्टिक लाइफ, ये तीनों चीज़ इस वक्त कैंसेरियंस, मोस्टली कैंसेरियंस की, सबकी नहीं, मोस्टली कैंसेरियंस, क्योंकि हम जोडिएक जो देख रहे हैं वो एक ओवरऑल जोडिएक देख रहे हैं, बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए किसी को प्रॉब्लम आ सकता है, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, किसी को डोमेस्टिक लाइफ में आ सकता है। इसलिए सारे कैंसेरियंस को इस वक्त केयरफुल रहना पड़ेगा। इनके भी थर्ड चीजें ठीक नहीं आ रही, इनके भी और वहां सितारे पे जाके गर्दिश में चीजें, है। ठीक है, जी, थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो सारे ठीक रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट। लियोज के बारे मैं लियोज के बारे में बता देता हूँ। लियोज को इस वक्त सडन गेन्स होने वाले हैं। कोई अब्रॉड से अच्छी खबर आ सकती है, दूसरे शहर से अच्छी खबर आ सकती है, कोई इन्होंने ट्रैवल के लिए प्लान किया हुआ था, स्टडीज के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंशियल गेन्स कोई कहीं से हो सकते हैं। ये सारी चीजें मिक्सअप हो सकती हैं, और चीजें अच्छी फेवरेबल इस वक्त फाइनेंशियल लाइफ। किसी की शादी का बात चल रही थी, प्रपोजल की बारी से आया हुआ था, तो वहां पे शादी हो सकती है। ओवरसीज से जो प्रपोजल आए हुए हैं, या बिजनेस प्रपोजल हो, या ट्रैवल हो, या स्टडीज हो, ये सारे चांसेस ओवरसीज से इनको, लियो को इस वक्त मिल फेवर कर सकते रहे हैं। हैं और फायदा हो। बिल्कुल ठीक है। जी, वर्गो पे आ जाते हैं। जी। फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लेकिन मैनेज कर लेंगे। वर्गो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, थोड़ा सा है, लेकिन मैनेज कर देंगे इस वीक में। ये 2 दिन जो है, पीर और मंगल, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा। वीक का स्टार्ट है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे ही काम शुरू होगी, वहां से मून, तो बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, बिल्कुल यहाँ ठीक है। जाके चीजें आपके लिए मैनेज हो 2 जाएंगी। दिन थोड़ा पैसा स्ट्रेस दबा कर रखें और उसके बाद फिर इस्तेमाल करना फिर शुरू खुल के करें। इस्तेमाल करें। जी। अच्छा, लिबरल के बारे में बता देते हैं कि मैं इनको ये कह दूं कि अपने जितने भी आपने डिसीजंस आज लेना, आपने सोचा हुआ था कल, पिछले 2 दिन में, हफ्ता इतवार के मंडे के लिए काम कर देना, इसको थोड़ा दिन और बिल्कुल ठीक है। थर्सडे को ये काम, आप अगर इन 2 दिनों में, 3 दिनों में कोई काम को बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं लाइफ का, लाइक शादी के बारे में, कारोबार के बारे में, कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बिजनेस चेंज करना चाह रहे हैं, अभी मत ले डिसीजन। दो बिल्कुल तीन दिन ठीक है। वेट करें, आप और ऑप्शन बेहतर पॉजिटिव चीजें आ जाएंगी, वहां जाके चेंज कीजिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, स्कॉर्पियो नेक्स्ट आ गया जी। जी ठीक है। स्कॉर्पियो का बिल्कुल उलट है। स्कॉर्पियो का इस वक्त बेहतरीन टाइम ये है कि इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। कोई भी जहाँ पे पैसे लगाना चाह रहे थे, काफी अच्छे से सोच रहे थे कि या मैं जॉब चेंज कर लूँ, अपना नया स्टार्ट कर लूँ, या किसी के साथ इन्वेस्ट कर दूं। इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जॉब चेंज, ठीक है। जॉब में हो सकती है। जिनकी शादी लेट मैरिज, उनकी भी शादी हो सकती है। छोटे जो बिल्कुल ठीक है। यंग कंट्रीज की जो एज में है, उनके प्रपोजल आ सकते हैं यहाँ पे। प्रपोजल करना, शादियां करना यहाँ पे, या मंगनियां करना, या जो भी ऐसी चीजें हैं, वो सारी चीजें फेवरेबल हैं, फ्रूटफुल हैं, कर बिल्कुल सकते ठीक हैं है। बड़े डिसीजन। जैसे कि लिब्रा का बताया कि वो नहीं ले सकते। अच्छा टाइम, फेवरेबल टाइम है ये भी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेजिटेरियस है जी। सेजिटेरियस के बारे में बता दूं कि थोड़ा सा फाइनेंशियल मैटर्स में स्ट्रेस है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज का, ठीक है। ये दो स्ट्रेस है इस वक्त। थोड़ा सा पेशेंस से काम लें। ये वीक आपको आपको कोई भी फेवर मिलने वाली नहीं है। नेक्स्ट वीक में जाके बताएंगे वाला, लेकिन इस वीक में कूल एंड काम रहे, पेशेंस से काम लें, चीजें ठीक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जिस तरह रूटीन में चल रही हैं चीजें, रूटीन में रह रही हैं चीजें, काफी बिल्कुल सारी ठीक है। बेटर हों। नेक्स्ट वीक में जाके, इस वीक में बड़ा न्यूट्रल वीक है आपके लिए। ठीक हो अपनी गया। हेल्थ का ख्याल रखें। नेक्स्ट आ जाते हैं जी कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न जो है, इनको सिबलिंग्स, पेरेंट्स से हेल्प हेल्प मिलने की बड़ी चांसेस हैं इस वक्त। थोड़ा सा
फंसे हुए हैं चीजों में, स्टक हुए हुए हैं चीजों में, ये भी कोई काम ऐसी चीज करना चाहते हैं, कुछ बिल्कुल सोच रहे थे काफी अच्छे से 3-4 महीने से, बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्सेज मिल जाएंगे, खासतौर पे सिबलिंग्स की तरफ से, दो ठीक है। सिबलिंग्स आउट बिल्कुल ऑफ ठीक है। कंट्री उनकी तरफ से मिल इसके बाद जेमिनाई की बारी, कैप्रिका। एक्वेरियस की एक्वेरियस। एक्वेरियस के इस वक्त अच्छा टाइम है, एसेट परचेज कर सकते हैं, नया घर, नई गाड़ी, नया मोबाइल, नई चीजें। इस वक्त जबरदस्त। एक्सपेंशन का टाइम है, लेकिन अपने एसेट पे कर सकते हैं, और थोड़ा सा अपना फैमिली के साथ ट्रैवल ठीक बन है। सकता है ये वीक। व्हाट इज नेक्स्ट आजिम भाई, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया है। लास्ट में पाइसेस है, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम है, लेकिन इसमें रिलैक्स गुजारना पड़ेगा, थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज हैं, खास तौर पे मैं जितने पाइसेस ओवरऑल को कहूंगा कि अपने आउट ऑफ द फैमिली, अपने सिबलिंग्स के, अपने बाकी बहन भाइयों के या और कजन के या फैमिली के जो अदर फैमिली इश्यूज हैं उनमें इन्वॉल्व होने की जरूरत ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक किसी के मामलात में दखलंदाजी ना करें तो आपका हफ्ता अच्छा गुजर सकता है। वैसे आपका भी टांग नहीं अड़ानी चाहिए दूसरों के मौके। बहुत अच्छी बात है। अजीम हनीफ शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं नाज़रीन इन चीज़ों पे अमल करके अपना हफ्ता बेहतर गुजार सकेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।